नमस्ते। उत्तर प्रदेश को भारत का कृषि केंद्र कहते हैं और यहाँ लाखों किसान रहते हैं। लेकिन उनकी फसलें, उनकी पूरी जिंदगी एक चीज पर टिकी है, पानी। तो आज हम बात करेंगे लघु सिंचाई योजनाओं के बारे में। ये वो अदृश्य नेटवर्क है जो उत्तर प्रदेश की खेती को आप कह सकते हैं जिंदा रखता है। हम ये समझेंगे कि ये योजनाएं समय के साथ कैसे बदलीं, ये काम कैसे करती हैं और इनका भविष्य आखिर क्या है। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही है, आखिर उत्तर प्रदेश के लाखों छोटे किसानों के खेतों तक पानी पहुंचता कैसे है। अब देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। ये असल में सरकारी कोशिशों, टेक्नोलॉजी में हुए बदलाव और हाँ, समुदाय की अपनी ताकत, इन सबका एक बड़ा ही दिलचस्प मिला जुला रूप है। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये सारी सिंचाई की व्यवस्था आखिर बनाई किसके लिए जा रही है। तो चलिए हमारे पहले हिस्से में उत्तर प्रदेश के खेती-बाड़ी के माहौल को समझते हैं, जहां छोटे किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की खेती की तस्वीर देखें तो हमें दो तरह के किसान सबसे ज्यादा मिलेंगे। एक है सीमांत किसान, मतलब जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, और दूसरे हैं छोटे किसान, जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच जमीन होती है। सच पूछिए तो यही दोनों मिलकर राज्य की खेती की रीढ़ हैं, और बस इसीलिए सरकार की लगभग हर सिंचाई की जो पॉलिसी बनती है वो इन्हीं किसानों को केंद्र में रखकर बनाई जाती है। तो इससे पहले कि हम योजनाओं की गहराई में उतरें, एक बात साफ कर लेते हैं। ये लघु सिंचाई या माइनर इरिगेशन आखिर है क्या चीज? देखिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है लघु सिंचाई, आप सोचिए जैसे कोई लोकल ट्यूबवेल हो या तालाब। ये अक्सर या तो लोग खुद लगवाते हैं या फिर छोटी मोटी सरकारी मदद से चलते हैं। और दूसरी तरफ है वृहद सिंचाई, यानी बड़े बड़े डैम और नहरें। ये वो विशाल प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरी तरह से सरकारी पैसे से बनते हैं। आज हम इन छोटी लेकिन असल में बेहद जरूरी व्यवस्थाओं पर ही अपना ध्यान रखेंगे। तो सवाल ये है कि सरकार ने इस समस्या को हल करना शुरू कैसे किया। तो चलिए दूसरे हिस्से में देखते हैं पहली कोशिश को, जहां किसानों को सीधे तौर पर व्यक्तिगत मदद देकर मजबूत बनाने की कोशिश की गई। ये कहानी शुरू होती है साल 1985 से। तब आई निःशुल्क बोरिंग योजना। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, जो छोटे और सीमांत किसान हैं उन्हें 60 मीटर तक की बोरिंग के लिए सीधे पैसे की मदद दी जाए। लेकिन फिर समय के साथ ये समझ आया कि भाई कुछ इलाकों में तो पानी बहुत नीचे है, तो 2004 में आई गहरी बोरिंग योजना, ताकि और गहरी खुदाई के लिए जो मशीनें लगते हैं उन पर भी मदद मिल सके। लेकिन जल्द ही ये महसूस होने लगा कि एक एक किसान की अलग अलग मदद करना ही काफी नहीं होगा। तो फिर पूरी रणनीति में एक बड़ा बदलाव आया। हमारा तीसरा हिस्सा उन्हीं सामुदायिक और क्षेत्रीय समाधानों पर है जो तब सामने आए जब ये लगा कि अकेले अकेले कोशिश करने से बात नहीं बन रही। इस नई सोच का जो सार था वो इस एक लाइन में छिपा है। मकसद बस इतना था कि छोटे किसानों को सिंचाई की सुविधा तो मिले, लेकिन बिना किसी भारी भरकम खर्चे के। और बस यहीं से शुरुआत हुई सामुदायिक योजनाओं की। तो ये योजना काम कैसे करती थी? बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले एक ऐसी जगह चुनी जाती जहां 300 मीटर के आसपास कोई दूसरा ट्यूबवेल ना हो। फिर 10 से 20 किसान मिलकर एक ग्रुप बनाते थे, और बस उस ग्रुप को एक साझा यानी कलेक्टिव ट्यूबवेल के लिए 100% ग्रांट मिल जाता था। ये एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है कि कैसे मिलकर काम करने से बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल निकल सकता है। अब जरा एक खास इलाके पर नजर डालते हैं। ये जो नक्शा है ये बुंदेलखंड का है, उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जहां पानी की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। और जाहिर है, जहां समस्या खास हो वहां योजनाएं भी खास बनानी पड़ती हैं। तो इस इलाके के लिए 2 खास योजनाएं आईं। पहली थी पंपिंग सेट योजना। इसका काम था कि जहां पानी भर जाता है वहां से पानी निकालकर उसे सिंचाई के लायक बनाने के लिए 100% ग्रांट देना। और दूसरी थी भूजल पुनर्भरण योजना। इसमें क्या होता था कि बारिश के पानी को बहने से रोकने के लिए छोटी नदियों और नालों पर चेक डैम बना दिए जाते थे। इससे वो पानी जमीन के अंदर जाता था और ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाता था। अच्छा, अगले प्रोजेक्ट को समझने से पहले एक शब्द समझना जरूरी है, दुआब। इसका मतलब बहुत सिंपल है। 2 नदियों के बीच की जो उपजाऊ जमीन होती है उसे दुआब कहते हैं। और यही हमें लेकर आता है घाघरा नदी घाटी परियोजना तक। ये प्रोजेक्ट 2002 में वर्ल्ड बैंक की मदद से शुरू हुआ था, और इसका पूरा फोकस घाघरा नदी के दुआब वाले इलाके में वाटर मैनेजमेंट और सिंचाई को बेहतर बनाने पर था। ये इस बात का भी सबूत है कि कभी-कभी बड़ी समस्याओं से निपटने के लिए इंटरनेशनल पार्टनरशिप भी बहुत जरूरी हो जाती है। तो अब हम आते हैं इन नीतियों के सबसे मॉडर्न दौर में।
हमारा चौथा हिस्सा एक नए इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में है। यहां पर सोच बदल गई। अब फोकस सिर्फ पानी पहुंचाने पर नहीं था, बल्कि पानी को सही तरीके से मैनेज करने पर था। और इस नई मॉडर्न सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो 2015-16 में लॉन्च हुई। पता है, ये सिर्फ एक और योजना नहीं है, ये तो सिंचाई को लेकर एक पूरी की पूरी सोच है, एक पूरी फिलॉसफी है। इस योजना के दो मेन पिलर हैं। पहला, हर खेत को पानी, मतलब कोशिश ये है कि सिंचाई का दायरा बढ़ाया जाए और हर किसान के खेत तक पानी पहुंचे। और दूसरा, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी पानी की हर एक बूंद से ज्यादा फसल लेना। इसका मतलब है कि पानी की बर्बादी को रोकना है और कम पानी में पैदावार बढ़ानी है। तो अब बात सिर्फ पानी पहुंचाने की नहीं, बल्कि उसकी कुशलता से इस्तेमाल करने की है। तो हमने अब तक कई योजनाओं पर बात कर ली है। चलिए अब आखिरी हिस्से में इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि पूरी कहानी एकदम साफ हो जाए। तो ये जो टेबल है, ये हमारी पूरी कहानी का एक निचोड़ है। आप देखिए, सफर शुरू हुआ 1985 में एक सीधी सादी सोच से, बोरिंग के लिए सीधे किसानों को मदद दो। फिर जैसे जैसे बुंदेलखंड जैसी जगहों पर चुनौतियां बढ़ीं, तो समाधान भी और खास होते चले गए। इसके बाद हमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया योजना जैसे कम्युनिटी वाले समाधान देखे और घाघरा प्रोजेक्ट जैसी इंटरनेशनल पार्टनरशिप भी देखी। और आखिर में ये सब आकर मिल गया 2015 की पीएमकेएसवाई की एक बड़ी और व्यापक सोच में। तो ये जो पूरा सफर है ना, ये बिल्कुल साफ है। एक एक व्यक्ति की मदद से शुरुआत, फिर ग्रुप में समाधान और अब पानी का स्मार्ट मैनेजमेंट। और ये पूरी कहानी हमें भविष्य के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारे देश में जहां पानी लगातार और कीमती होता जा रहा है, वहां किसानों के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप का भविष्य असल में कैसा दिखेगा? हम नई टेक्नोलॉजी को कैसे अपनाएंगे और ये कैसे पक्का करेंगे कि पानी की हर एक बूंद का सही इस्तेमाल हो? क्योंकि इन्हीं सवालों के जवाब में ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की खेती का भविष्य छिपा है।